बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, अगर मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी हैं तो उसके सफ़ीर रहमान मलिक हैं, क्योंकि मौजूदा सियासी तनाव में ज़रूरी है कि मफाहमत का रास्ता अपनाया जाए और कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए जो टकराव से बचा सके और मुल्क व कौम के मुस्तकबिल को ख़राब करने के बजाय किसी ऐसी तरफ ले जा सके जहाँ तरक्की हो, खुशहाली हो। इसके साथ साथ जो आलमी हालात हैं उसमें भी बड़ी हम तेज़ी से देख रहे हैं कि चेंजिंग आ रही है। अमरीका के इंतखाबात हों या भारत और अमरीका के दरमियान होने वाले कुछ ऐसे मुआहदे हों कि जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल और खित्ते के अंदर जो ताकत तवाज़ुन है उसको बिगाड़ने का सबब बन सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर रहमान मलिक साहब। उनसे पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने कल एक खत भी लिखा है इमरान खान साहब को कि जिसके अंदर उन्होंने बीका के हवाले से कुछ तजावीज़ दी हैं। वो तजावीज़ क्या हैं, कितनी काबिल अमल है और किस तरीके से खित्ते में ताकत के खराब होते तवाज़ुन को उससे बचाया जा सकता है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, शुरू वहीं से करेंगे जहां से हर फर्द बात कर रहा है। अफगानिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि फौज के इनखला की बात हो रही है और अमेरिका के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं। दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका में कोई भी मुंतखब होकर आए, जाहिर है कि अभी कुछ टाइम उसमें बाकी है उसके एक फैसले के अंदर, कोई भी मुंतखब होकर आए तो अफगानिस्तान में फौजों का इनखला और उसके बाद खित्ते के ऊपर क्या असरात इसके होंगे, क्या आप तजिया फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं खासतौर पे अमेरिका की, वो बनाता है पेंटागन और बनाता है CIA बनाता है, उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट बनाता है। तो आपने देखा होगा जब हुकूमतें बदलती हैं या इवन प्रेसिडेंट भी बदलता है तो उसका खास को फैक्ट उस पर नहीं आता। हाँ, जो भी हेड ऑफ स्टेट होता है उसकी जो पॉलिसी है वो डेफिनेटली चेंज लाता है, टाइम लगता है चेंज होने में। अगर आप देखें तो ओबामा ने कहा था कि हम अपनी फौजें यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो फौजें विड्रॉ नहीं हो सकी थी। अब इन्होंने भी कहा कि हम फौजें विड्रॉ करेंगे, लेकिन फौजें अभी तक विड्रॉ पूरी नहीं हुई। अगर पूरे खित्ते को देखें तो हालात और वाकयात को आप इस नजर में देख लें कि क्या अमेरिका अगर अपनी प्रेजेंस रखना चाहता है यहाँ पे, जाहिर है वो इस खित्ते में प्रेजेंस रखना चाहता है। पहले हमने बड़ा बेर दिया, उसमें हमने पूरा एक बेस दिया है, एयर बेस दिया, हमें उन्हें कोशिश करके निकालना पड़ा, फिर अफगानिस्तान के हाथ में आ गया। अब जो मैं बदलते हुए हालात देख रहा हूँ उसमें इंडिया ने वो सारी चीजें जो वो डिप्राइव हुए थे इस खित्ते से वो सारी दे दी हैं, बल्कि ये भी नहीं दिए, उन्होंने अपने जो टोटल 20 सैटेलाइट है उन तक उनकी एक्सेस भी दे दी है। तो मतलब ये हुआ कि अमेरिका यहाँ से इस खित्ते से मुझे जाता हुआ नजर नहीं दिखाई दे रहा, ख्वाह जो बाइडन नए प्रेसिडेंट आ जाए या डोनाल्ड ट्रंप इसको लेके आगे चले। खित्ते पे असरात इस तरह आ सकते हैं बेहतर। देखें आप, जो बाइडन की जो पर्सनालिटी है और ओबामा साहब की है वो बिल्कुल कंट्रास्ट है। ही इज माइल्ड, ही टेक्स थिंग्स अलोंग विद, वो जरा एग्रेसिव है डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरी ये कहते हैं उन्होंने सबसे पहले जो चीज थी वो नेगेटिविटी क्रिएट की, वो थी चाइना के साथ। और चाइना के साथ उनका ताल्लुकात नहीं ठीक थे और चाइना के साथ उनके होते हुए ताल्लुकात मजीद खराब हुए। और मैं ये समझता हूँ इस खित्ते में अगर जो बाइडन, जैसे कि आज बड़ा सख्त मुकाबला चल रहा है, हम तो उनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करते, जो भी आएगा नेचुरली वो अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा, वो अमेरिकन आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो हम सब इज्जत करेंगे जो भी आएगा। लेकिन इन हालात में अगर जो बाइडन आता है तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनके साथ काम किया हुआ है और तकरीबन काफी हुकूमतों के जो नुमाइंदे रहे हैं, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, उसमें वो उनका काफी उनके साथ वास्ता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो ब्यूरोक्रेसी है या पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस हैं, शायद वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करें जो बाइडन के साथ काम करने के लिए। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि बेहतर जो हालात पैदा हो सकते हैं वो हैं जो इस दुनिया में कोई एक कंसेंसस चाहे हालात को बेहतर करने के लिए पीस की तरफ बढ़े। और आपने देखा है कि अपने सऊदी अरेबिया और दूसरे भी जो मिडिल ईस्ट के अच्छा मलिक साहब, डू मोर का मुतालबा जारी रहेगा पाकिस्तान के साथ, आप समझते हैं, चाहे कोई भी है? देखिए, डू मोर एक ऐसी चीज है प्रेशर करने के लिए। डू मोर तो आप घर पे भी कहते हैं भी ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। दिस इज लाइक अ प्रेशर ऑन अस, जो कि हमारी हुकूमत पे भी था, नवाज शरीफ पे भी था, और वो डू मोर आई एम श्योर इमरान खान पे भी है। ये उनका एक तरीकाकार है अमेरिकन का। वो मेरा डू मोर की पॉलिसी मुझे बदलती हुई नजर नहीं आ रही है अगर जो बाइडन भी आ जाए, क्योंकि वो उनका एक पॉलिसी अफगानिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए। और वैसे तो मैंने अभी एक पॉइंट मूव किया है जो कि मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ और मैं हुकूमत को भी कहूँ कि वो भी मूव करें। देखिए, अगर किसी का बॉर्डर किसी मुल्क के साथ नहीं लगता
तो वहां किसी थर्ड पॉलिटिकल पावर, किसी कंट्री की पावर या कोई भी वर्ल्ड पावर जो है उसको वहां जाके अपना डेरा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी सरहदें तो जीनी किसी भी सूरत में नहीं अफेक्ट हो रही हैं। तो ये मैं समझता हूं कि इस पॉलिसी को यूएनओ को देखना चाहिए और ये टोटल बैन होनी चाहिए कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के जिसका बॉर्डर उसके साथ नहीं लगता वहां जाके कोई किसी किस्म की वारिंग पोजीशन करे या वहां जाके अपने बेसिस बनाए, बिकॉज दिस इज वेयर इट स्टार्ट। अच्छा मलिक साहब, आपको लगता है कि ये बात कोई काबिल अमल होगी? क्योंकि यूएन तो वैसे ही एक उज़्व मुअत्तल की तरह पड़ा हुआ है, किसी मामले के ऊपर भी हम देखें ना, अगर हम सारे यही सोचते रहेंगे, सारी दुनिया यही सोचती होगी कि अडारमेंट हो चुका है, उसको बंद कर दें। व्हाई दिस, दे शुड शट द शॉप एंड लेट्स फाइंड आउट अ न्यू वे फॉरवर्ड, क्योंकि हम दुनिया को उनके रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। बल्कि मैं तो जाती हैसियत में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं तो कहूंगा ये वीटो पावर भी खत्म हो जानी चाहिए। अगर आपने वीटो पावर रखनी है तो वेयर इज डेमोक्रेसी? और वहां पे कहां मुल्कों की जो बातचीत चलेगी? अगर 40 मुल्क कहते हैं कि ये ठीक नहीं है और एक मुल्क उठता है कहता है जी नो, आई डू माई वीटो पावर बिकॉज आई एम द वर्ल्ड पावर, तो वेयर डू द स्मॉल वॉइसेस स्टैंड? आपके जो छोटे मुल्क हैं हम जैसे, वो क्या करेंगे? वो तो दे विल बी लुकिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड पावर्स। इसलिए वर्ल्ड पावर का असर खत्म करने के लिए जो यूएनओ में वीटो पावर है, दैट शुड बी फिनिश्ड। बिल्कुल ठीक है। कम फॉरवर्ड। अच्छा मलिक साहब, सबको ये बात करनी चाहिए। मलिक साहब, थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ आते हैं। आपने गुज़िश्ता रोज एक खत भी लिखा है बीका के हवाले से, और हम देख रहे हैं कि ये पहला मुआहिदा नहीं है बल्कि तीसरा मुआहिदा है। पहला 2016 में हुआ जिसमें जो है वो अड्डे और इस तरह की आपस में जो है वो रेसिप्रोकल चीजों के ऊपर बात हुई। 2018 में एक मुआहिदा हुआ, उसके बाद अब ये एक मुआहिदा अब जो है वो होने जा रहा है। तो उसके बाद आप समझते नहीं खित्ते में ताकत का तवाजुन खराब हो जाएगा और अमेरिका का बहुत ज्यादा झुकाव हो जाएगा भारत की तरफ? ये लेटर मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को लिखा था, 3 सफ़ों पे ये है, और उससे पहले मेरा एक आर्टिकल कल पाकिस्तान की एक न्यूज़पेपर में, अखबार की न्यूज़पेपर में छपा है, जिसपे मैंने बड़ी डिटेल से इसको हाईलाइट किया है कि इन्होंने 2016 में एक बिल्कुल अंडर कवर किया कि जी इंडिया और अमेरिका दोनों वेदर कोऑर्डिनेट्स के लिए सैटेलाइट इस्तेमाल करेंगे। 12 जुलाई 2016 को मैंने कह दिया था कि ये गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ कवर रखते हुए ये स्पाइंग कन्वर्ट हो रहा है ये सैटेलाइट जो है। और आपने देखा कि डाउन दी लाइन जो अक्टूबर 27 को जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है, उसके मुताबिक आपने देखा होगा कि अब वो उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस मिल गई, जो मिलिट्री वारफेयर है उसमें उनको इजाजत मिल गई, और ड्रोन टेक्नोलॉजी तक उनको एक्सेस दे दी गई। अब देखना ये है फहद साहब कि ये इस मौके पे क्यों किया गया, जबकि मोदी जब गया था माउंटेन में देखने के लिए अपनी शिकस्त को खुद आंखों से, तो वो काफी परेशान नजर आ रहा था। तो उसने फिर नेचुरली अपने मास्टर से कहा कि मेरी कुछ मदद करो और मैं किस तरह अपने आप को थोड़ा सा तरजीह ले सकता हूँ उनके मुकाबले में, चाइनीज के मुकाबले में। तो वो जो पहले चीज थी उन्होंने कहा पब्लिक कर दो। तो दिस इज हाउ इट इज बीन मेड पब्लिक। एक्चुअली इट इज ए काइंड ऑफ अ मैसेज टू चाइना एंड मैसेज टू अस। देखें, अमेरिका फिर कहा है कि इसका बॉर्डर तो नहीं है, कोई उनके बॉर्डर तो अफेक्टेड नहीं है। तो ये सारी की सारी गेम जो चल रही है चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है। और जब ये बार बार अमेरिका विजिट कर रहा था, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उसकी ख्वाहिश क्या थी, वो ख्वाहिश अपनी बेबी की अमेरिका ने बड़ी खूबसूरती से पूरा किया है कि उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस दे दिया है। अब मतलब ये हुआ कि ये पूरा खित्ता जो हमारा इस वक्त जो साउथ एशिया, वो सारा ही एक जो सैटेलाइट ऑर्बिट है उसके अंदर आ गया। तो सिर्फ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी खतरे में नहीं है, चाइना से लेके सारे ममालिक की है। इसलिए मैंने एक सजेशन जो है प्राइम मिनिस्टर को 5-6 क्या ऑप्शंस क्या दिए आपने? मैंने पहली ऑप्शन ये दिया कि पाकिस्तान को फौरन यूएन में जाना चाहिए विद ऑल दी डिटेल्स कि ये एक कानूनी तौर पे ये खिलाफ है किसी सॉवरन स्टेट की सरहदों को पीप इन करना, या वहां पे किसी किस्म की एयर स्ट्राइक सामने रखते हुए आप एक ऐसा प्रीएम्बल क्रिएट कर रहे हैं जहां पे आप एक टेरर फियर क्रिएट करेंगे। तो एक्चुअली इंडिया इज क्रिएटिंग टेरर थ्रू स्टेट, सो दैट मीन्स स्टेट टेररिज्म विल बी प्रमोटेड। नंबर 2, मैंने ये कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको अपनी कौम को थ्रू पार्लियामेंट जो है वो आप लेना चाहिए कॉन्फ्रेंस में। और मैं कहूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि देखें, इसी पार्लियामेंट ने आपको इलेक्ट किया, तो उनको इन कैमरा ब्रीफिंग करके बता दें कि आपकी काउंटर स्ट्रेटजी क्या है इस पूरी गेम की, जो एक बहुत बड़ी फिफ्थ जनरेशन वार का एक हिस्सा है, हाइब्रिड वार का हिस्सा है। पाकिस्तान में प्रॉक्सी वार को एक आगे ले जाने के लिए
जो इस वक्त किया जा रहा है, उन्होंने इसकी क्या काउंटर निकाला है। तीसरा मैं कहता हूं कि हमें चाइना के साथ बैठकर इस चीज को डिस्कस करना चाहिए। चौथा, SCO, जो कि आपको पता है कि पैसिफिक एशिया, साउथ एशिया और उसमें यूरोपियन मुल्क भी हैं, उसमें भी हमें ये मामला उठाना चाहिए। और खास तौर पे सार्क में 1 पॉइंट एजेंडे के तौर पे हमें जाना चाहिए और देखना चाहिए और उनको बताना चाहिए, ठीक है आप इंडिया के इन्फ्लुएंस में हैं, आप बोल नहीं सकते, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप इनकी कॉलोनीज तो पहले छोटी मोटी है, ज्यादा कॉलोनीज बन जाएंगी आपकी। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो इस वक्त अमेरिका का और इंडिया का गठजोड़ हुआ है, इस साउथ एशिया का हालात आने वाले वक्त में पूरा मन नजर नहीं आते। और मैंने बहुत दफा ये एडवोकेट भी किया है, हाउस में भी मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि इस वक्त मोदी इज एक्चुअली पेविंग वे फॉर द वर्ल्ड वॉर 3। और उस वर्ल्ड वॉर 3 में अगर इस इलाके में वो शिफ्ट कर देता है तो आप देखें पूरी मिडिल ईस्ट, पूरा साउथ एशिया, पैसिफिक एशिया, चाइना, ईरान तक सारे इसकी लपेट में आएंगे। लिहाजा इन मुल्कों के लीडर्स को बैठ के सोचना चाहिए कि आखिर ये सारा जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है। अफगानिस्तान में जब वो आए, आपको पता है कि रशिया का यानी सोवियत यूनियन का और अमेरिका का मुकाबला हुआ, हमने अपने जंप इन कर गए, हमारे जो नुकसान उस वक्त पहुंचा मिड टर्म में जो मिला और अभी जो हमारे खिलाफ हो रहा है, जो हमें नुकसान पहुंच रहा है, उसका मजाला नहीं कर सकते। अच्छा मलिक साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने दें, मैं आपके पास आऊंगा। मैंने आपसे जो है ना वो खास तौर पर जो आपका मेन किरदार रहा है अपनी हुकूमत में, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमती मफाहमत के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर रहमान मलिक साहब। मलिक साहब, CPEC के हवाले से भी अगर थोड़ा सा ये जो मुआहदे अभी हो रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि जब हम CPEC की तरफ गए, हम चाइना की तरफ गए, तो अमेरिका का झुकाव जो है वो भारत की तरफ हो गया और ये फिर एक के बाद एक मुआहदा है कि जिसके बाद हम समझते हैं कि हम इनसिक्योर हो रहे हैं खित्ते के अंदर। तो आप CPEC के तनाजुर में इस सारे मुआहदे को किस तरीके से देखते हैं? देखें जी, मैं ये कहूंगा कि CPEC तो पहले दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वी डू नॉट लाइक वन रोड, यू नो, एंड दिस वन बेल्ट वन रोड, वी डोंट लाइक इट। और उन्होंने वो पूरी बातें की। उसके बाद फिर गवर्नर पे कितने मुख्तलिफ अंदाज से हमले होते रहे, कितनी चालें चली गई। मैं ये समझता हूँ CPEC अभी भी अंडर फायर है, बाहर के लोग चाहते हैं कि इसका खात्मा हो। मैं कौम से कभी कोई बात नहीं छुपाता, मैं अपनी असेसमेंट खोल के बताता हूँ। मैं समझता हूँ कि अभी फिलहाल CPEC के जो मंसूबे हैं उनको स्लो हो चुके हैं, आगे नए मंसूबे नहीं चल रहे हैं। हुकूमत हमारी को थोड़ा होश करना चाहिए, चाइना से बात करनी चाहिए। एक अच्छा मौका में मिला है, इसको नहीं गंवाना चाहिए। बहुत से इस वक्त यूरोपियन जो जासूस हैं, जो इसको टारपीडो करना चाहते हैं, जो इसको इन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं, बहुत सी डिपार्टमेंटों में लग गए हैं। आप सिर्फ ये पता कर लीजिए कि अमेरिकन कंसल्टेंट CPEC में उनका क्या काम है, आखिर वो क्यों काम कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से जासूस आके बहुत से मुख्तलिफ चीजों में इस वक्त काम कर रहे हैं और जो हम समझते हैं हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो हमारे दोस्त नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ कि CPEC को बहुत प्रेफर करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त जितना हमने इस पे पैसा खर्च किया है, हमारा डिफेंस का उस पे आ रहा है, हम उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। और यू नो, रोड एंड दी मोटरवेज ब्रिंग एक्चुअली प्रॉस्पेरिटी टू द कंट्री। तो ये मैं जो हमारी हुकूमत ने शुरू किया था CPEC का प्रोजेक्ट, मैं और प्रेसिडेंट ज़रदारी दोनों इकट्ठे गए थे चाइना, जब ये बात वहां पे हुई थी। वी वांटेड टू स्टार्ट इट फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान और फिर उसको आगे लेके जाना चाहते थे। आई मस्ट अप्रिशिएट, आई थिंक द होल कंट्री शुड अप्रिशिएट द विजन ऑफ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने गवादार उनके हवाले करके उस CPEC के मंसूबे को बजाय सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड रहता वहां पे सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लिए, वो पूरे मुल्क में आ गया। अगर इसको हम लेके चले तो दिस इज एक्चुअली रोड टू द होल सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट एंड एवरीवेयर। अब मुझे पता है कि एक चीज खुफिया तौर पर तय भी हुई थी हमारी कि हम यहां से गवादर के करीब से एक अंडरग्राउंड एक रोड बनाएंगे जो जाके मिलेगा मस्कत। मस्कत से जाना था इसने सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से एक छोटी सी टनल आती है एक कंट्री के करीब, उसे जबूची जगह उसका नाम, और वहां से निकाल के एक छोटी टनल दे वांटेड टू गो टू अफ्रीका। तो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म एक प्लान था वो ये था। ऑब्वियसली ये ना अमेरिका को ना वेस्ट को पसंद आया, तो जिस अंदाज से ये चीजें स्लो हुई, मुझे शक है। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कौम को एतमाद में लेना चाहिए और असली बातें बतानी चाहिए, छुपी नहीं रखनी चाहिए। और हमारी अपनी कोशिश पूरी कौम की, पूरे मुल्क की, यह है कि चाइना एक हमारा दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ काम आया।
आज सी पैक जो है वो एक निशान है हमारी तरक्की का, उसको रोकने के लिए जो भी कोशिश को करता है वो पाकिस्तान का भी दुश्मन है, पाकिस्तान की आवाम का भी दुश्मन है और वो इस खित्ते का भी दुश्मन है। अच्छा मलिक साहब, ईरान के साथ आप लोग गैस पाइपलाइन शुरू करने लगे थे, आपकी हुकूमत की बात है, फिर वो आने वाले वक्तों में हमने देखा कि खामोशी हो गई, उसके बाद पता नहीं वो मंसूबा कहां चला गया। आप नहीं समझते कि कौमी नौयत के जो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बता दूं। जब ये मंसूबा हमने शुरू किया था, हमें मिडल ईस्ट से बड़े सख्त मैसेज आए कि ये ना करें, और एक कन्वर्सेशन का मैं खुद भी चश्मदीद गवाह हूं कि एक हाई यू कैन से वर्ल्ड पावर ने कहा कि आप ये ईरान वाला पाइपलाइन मत डालें, लेकिन उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने सबको डिफाई करके ये किया, क्योंकि वो समझते थे, हम समझते थे, हमारी हुकूमत समझती थी कि ये पाइपलाइन अगर पड़ जाती है तो हमारे लिए जो ऑयल की तरसील है और जो बिजली की तरसील है हमारे साथ बेहतर हो जाएगी। लेकिन आपने देखा कि वही चीज हमारी हुकूमत का खात्मा बना, और उस हुकूमत को खात्मा करने के बाद उनको लाया गया जिन्होंने कहा था कि हम टॉर्पीडो कर देंगे इसको, जो पाइपलाइन। तो आपने देखा पाइपलाइन अभी तक मलिक साहब, आपको लगता है कि हुकूमत आपकी जो खत्म हुई वो इस वजह से खत्म हुई? मेरा ये दिस वाज वन ऑफ द फैक्टर जो हमारे खिलाफ किया है, इसमें कोई शक नहीं, मैं बड़ा खुल के ये बात करूंगा। और मैं ये समझता हूं कि क्योंकि हमने 5 साल कंप्लीट किए, मैं समझता हूं दिस वाज द विजडम ऑफ आवर लीडरशिप, और जो भी हालात आगे बढ़ रहे हैं, और आपने देखा कि मलिक साहब बैरूनी प्रेशर था या आप समझते हैं अंदरूनी तौर पे भी लोग उसके खिलाफ थे? हर हुकूमत पे बैरूनी प्रेशर होता है। देखना जो होता है कि उस बैरूनी प्रेशर को आप टेक्निकली, इंटेलिजेंटली, प्रैग्मेटिकली, डिप्लोमेटिकली आप उस प्रेशर को काउंटर कैसे करते हैं। तो हम ये करते थे बिल्कुल, और देखें हमें पता था हमारे पास प्रेशर आएगा। हमने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान जो एक स्कीम शुरू की थी प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने, वो आपके सामने है। हम पैसे इकट्ठे करते थे, दुनिया कहती थी कि एड दो पाकिस्तान को, आज वही दुनिया जो कहती है पाकिस्तान की एड बंद करो। फैट क्या हुआ? दैट मीन्स देयर वाज समथिंग रॉन्ग व्हिच हैड गॉन आफ्टर आवर गवर्नमेंट, कि हमने अपनी जो पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, उसमें हम आइसोलेट हो गए। आज भी हम आइसोलेट हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा मलिक साहब, कुछ फॉरेन पॉलिसी से अब थोड़ा सा मुल्की सियासत की तरफ आ जाएं, क्योंकि आप जो है ना वो मफाहमत के सफीर थे जरदारी साहब के, और हमने देखा कि आपने अपने दौर में MQM जैसे जो एक, मैं क्योंकि खुद भी कराची से ताल्लुक रखता हूं, बेशक मैं इस्लामाबाद से प्रोग्राम कर रहा हूं, तो आपने MQM जैसे जिनको भी एक काबू रखा हुआ था अपनी बोतल में, जो मफाहमत की बोतल थी। तो आप नहीं समझते कि किसी हुकूमत के चलने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए ये बहुत जरूरी है कि मफाहमत की जाए, सियासत के अंदर तनाव ना हो, सियासत में तनाव ना हो, मुल्क की पूरी देखिए, आप कराची के रहने वाले, मैं भी कराची का पढ़ा हुआ हूँ, मैंने MSc वहां से की। आप मजाज भी समझते हैं कराची के बहन भाइयों का। देखें जिस अंदाज से उन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया, हमें नहीं भूलना चाहिए। और मैं अब भी, पहले भी ये कहता हूँ, कहता रहूंगा कि MQM एक हकीकत है, पॉलिटिकल हकीकत है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। अब ये जिन वाली बात नहीं मैं मानता, इसलिए कि जो सियासत होती है पार्टिसिपेटिव होती है, कलेक्टिव एफर्ट होता है। अगर MQM इलेक्ट हुआ है, अपनी आवाम से लीडरशिप सामने आई है, तो उसके साथ गिव एंड टेक करके हमें काम करना चाहिए। हमने गिव एंड टेक किया, और आज तक मैं आपको बता दूं, मुझे MQM के किसी लीडरशिप ने कभी नहीं कहा कि ये काम ना करो, ये रेस्ट को छोड़ दो। ये मैं गारंटी से कह देता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि मफाहमत, जो रिकंसिलिएशन की पॉलिटिक्स है, वो हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। अब देख, जो अफरा तफरी अब मुल्क में फैली वो आपके सामने है। तो क्या जो इतने बैरूनी खतरात हैं हमारे पास, देखें ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया क्या कर रहा है, वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारा क्या हो रहा है। अब एरियल हमारा कुछ सेफ था सिस्टम, वो अब ये नया मायदा आ गया, हम एरियल भी सेफ नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस सूरत में अगर आपके यहाँ अंदर यूनिटी नहीं है, तो इसमें हमारे लिए मुश्किलात आएंगी। लिहाजा आपकी वसादत एक मैं अपील करूंगा, जबकि आपसे मैं बात करूं, कि जनाब इमरान खान साहब, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आपने ये मफाहमत का अमल आपने कराना है। आप आगे बढ़ें, अपनी ईगो को एक साइड पर रखें, और कम से कम 3 मामलों पे एक कंसेंसस आ जानी है चाहिए। एक, आपकी सिक्योरिटी पे किसी को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और मैं दोबारा कहूंगा, पॉलिटिशियन हो या वो सियासतदान, किसी भी सियासी पार्टी से तल्लक रखता हो, वो इंटेलेक्चुअल हो या वो मीडिया का हो, हमें अपने इदारों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हम इदारों के साथ हैं, इदारे हमारे प्रोटेक्टर हैं, और खासतौर पे जो हमारी पाकिस्तान आर्मी है, इनफैक्ट दे आर द रियल प्रोटेक्टर ऑफ द कंट्री।
और अगर प्रोटेक्टर की आप इज्जत नहीं करते, प्रोटेक्टर को आप फुल बैकअप नहीं देते, तो मुल्क ठीक नहीं रहते। आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लें, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जिन जिन कंट्रीज की हुई है, वहां सबसे पहला अटैक जो होता है वो आर्मी पे होता है। अच्छा मलिक साहब, आप नहीं समझते कि सियासी हुकूमत की बात भाई एक चीज नजराज कर दूं। अभी जो मैंने बात की थी कि पाकिस्तान में पैसा पंप इन हुआ है, और मैं आज भी स्टैंड बाई करता हूं, पंप इन हुआ है, तो बेसिकली ये पाकिस्तान के इदारों को अटैक करने और उनको बदनाम करने के लिए, उनके ऊपर डिफरेंट किस्म की ऐसी चीजें करना जो कभी हुई नहीं है। अगर आज आप इंडिया का मीडिया उठा लें तो आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया में ऑल इज गुड, इंडिया इज शाइनिंग, और सब कुछ बुरा पाकिस्तान में ही कौन करा रहा है? ये उसी हाइब्रिड वार का, उसी प्रॉक्सी वार का हिस्सा है जो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। लिहाजा मेरी हाथ जोड़ के पूरी कौम से रिक्वेस्ट होगी कि फॉर गॉड सेक गेट यूनाइटेड और स्टॉप टॉकिंग अबाउट योर इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि अगर आपकी इंस्टीट्यूशन जो है स्ट्रांग नहीं है तो यू आर नो मोर स्ट्रांगर। पावर आती जाती है, आज किसी के पास है, कल किसी के पास होगी। तो लिहाजा व्हाट इज इंपॉर्टेंट? पाकिस्तान। तो अच्छा मलिक साहब आप नहीं समझते, मलिक साहब आप नहीं समझते कि सियासी हुकूमत की नाकामी है कि उसने एक इदारे को आगे कर दिया डिफेंड करने के लिए और खुद पीछे आराम से बैठे हुए और इंतकाम की बातें कर रहे हैं? देखें, अगर हम अपने आप को इस तरह सोचें कि पाकिस्तान आर्मी क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या ये इंडियन आर्मी है? पाकिस्तान की आर्मी है ना। पाकिस्तान आर्मी अगर शान है जी, कुछ कर रही है तो व्हाई शुड दे नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग? हमारे वक्त हम बड़ी अच्छे तरीके से जनरल कियानी के साथ डील कर रहे थे। आप किसी उनसे ही पूछ लीजिएगा कि जब भी कोई मसला होता था, यूज्ड टू जस्ट टेक माय फ्लैग ऑफ एंड जस्ट मीट हिम और ही कम्स टू मी एंड वी यूज्ड टू वर्क आउट अ वे फॉरवर्ड। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि हमें मिलजुल कर करना चाहिए काम। इस तरह करना चाहिए कि हम किसी को सिंगल आउट न करें। हम सिंगल आउट करके मारते हैं और बाहर के वाले लोग जो हैं वो हमारे में डिसयूनिटी करके, हमारे पे दारों पे अटैक करके, कमजोर करके हमारे पे आते हैं। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान जब टूटा था तो क्या हुआ था? फवाद साहब आपके बावजूद जानते हैं कि जिस अंदाज से इंडिया ने अमेरिका के साथ भी गठजोड़ कर दिया था, हम उनका वो 11वें फ्लीट का इंतजार करते रहे, ईस्ट पाकिस्तान एक साइड पे हो गया। उसकी मेरी बहुत स्टडी है, मैंने लिखा है उसमें कि वो तो असल में 69 से शुरू हो गए थे कि जाके 71 हमने करना है। मुक्ति बानी कैसे पैदा हुई? आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो बिल्कुल उसकी रेप्लिकेशन है। क्या हमें समझ नहीं आनी चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि जो लोग भी ये कर रहे हैं उनको सिंगल आउट करें और एक्शन लें, क्योंकि अगर हुकूमतें और कंसर्न अदारे एक्शन नहीं लेंगे तो आई एम सॉरी टू से कि खुदा ना करे कि ईस्ट पाकिस्तान वाली सिचुएशन हो जाए। पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के कानून को और रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करना चाहिए। उसको इट शुड कम इनटू फोर्स कि जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करता है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नहीं होनी चाहिए। मलिक साहब एक ब्रेक लेता हूं, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। अभी मफाहमत वाली बात खत्म नहीं हुई, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद, दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। सेनेटर रहमान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क में मफाहमत की बात हो रही है क्योंकि मुल्क को मफाहमत के जरिए ही आगे लेके जाया जा सकता है। रहमान मलिक साहब, कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब से भी बातचीत शुरू हुई है और कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। नवाज शरीफ साहब को भी जो है वो उनके बयानिए को भी किस कदर जो है वो नरम करने के लिए और जिस तरीके से वो बात है कि इदारों के खिलाफ खुलकर कर रहे हैं, उस हवाले से उनको समझाया जा रहा है कि आप इस तरह से बात ना करें। आप क्या समझते हैं कि मुल्क के लिए मफाहमत कितना जरूरी है और खास तौर पर क्या जरूरी है कि हर रिकंसिलिएशन को एनआरओ ही समझा जाए, जिसमें समझा जाए कि लोगों के सारे केसेस खत्म करके बुलाने की बात हो रही है? सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में एनआरओ का, बिल्कुल गलत है, उसे कंडेम करता हूं। एनआरओ का मतलब आपका पता है, रिकंसिलिएशन जो है ऑर्डिनेंस को कहते हैं, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। ये कौन सा ऑर्डिनेंस है जिसकी बात कर रहे हैं? और आपने उसकी सिमिली गलत दे दी है। अगर वो सिमिली आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम पे देते हैं तो मैं गारंटी के साथ पॉलिटिक्स से रिजाइन कर दूंगा अगर ये साबित कर दे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई एनआरओ लिया था। लिहाजा प्लीज स्टॉप एक्चुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस तरह प्रोजेक्ट मत करें। और अगर किसी को शौक है तो मेरे से जो बात करनी है मैं खुल के कर ले, 10 बंदे आ जाए, आल इंशाल्लाह डिफेंडेड कि हमने ऐसा काम कोई नहीं किया था। अब आगे बात सर कि जो आप मुफाहमत की बात करते हैं, क्या इमरान खान ने इस मैटर को अपने लेवल पे लिया? डिड ही कॉल ऑल ऑफ देम? डिड ही कॉल पीएमएलएन? डिड ही कॉल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? आप देखें हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, ही इज इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन, यंग ब्लड एंड इज कमिंग अप वेरी वेल माशाल्लाह। और मुफाहमत की तरफ भी उनका है रुझान और उनका अपनी पॉलिटिक्स जिस अंदाज से वो अग्रेसिव कर रहे हैं अपने नाना की तरह, इज डूइंग वेरी वेल। अब क्वेश्चन ये है कि जिस बात की आपने जिक्र किया है, ये पॉलिटिशियन जो है जब इकट्ठे बैठते हैं और अगर एक अच्छा ग्रुप बैठ जाता है
और वो देख लेते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं जो हो रहा है, उसको अपनी ईगो एक साइड पर रखे, प्राइम मिनिस्टर सबको बुलाएं। मेरा हाल PMLN भी बैठने की तैयार होगी, बशर्ते कि आप एक सही तरीके से चलें। लेकिन अगर आपने अपनी मफामत को या अपनी हुकूमत को इसलिए करना है कि आपने टेन्योर को आगे करना है, आपने अपने प्रॉब्लम काम करने हैं, मुझे तो अफसोस होता है सर कि जब मैं टीवी खोलता हूं तो मैं बंद कर दिया देखना कि सिवाय लड़ाई के, झगड़े के, एक कोई गुत्थम गुत्था हुए होते हैं लोग। व्हाई आर वी वेस्टिंग टाइम ऑन इट? हम इसको कोई प्रोडक्टिव वे से आगे नहीं जा सकते। अच्छा, आपको नहीं लगता रहमान मलिक साहब, आपको नहीं लगता कि रहमान मलिक साहब के PDM का जो पूरा एक स्टांस था, पूरी एक तहरीक थी, उसको नवाज शरीफ साहब की तकारीर ने जो है वो हाईजैक कर लिया है और PDM की तहरीक किसी और तरफ निकल गई है? देखें, एक चीज है हाईजैक करना, एक करना है एक रुख आना सियासत का। कभी माहौल ऐसा हो जाता है कि सियासत अपना रुख खुद बना लेती है। मैं ही समझता हूं कि इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था। हमें कभी भी हार्ड लाइन नहीं लेनी चाहिए, और अगर सियासत है फिर सियासी लोगों से बात करें। मैं ये समझता हूं कि माइल्ड वे से चलना बेहतर होगा, और एक वक्त आएगा सबको आप देखेंगे कंसेंसस होती नजर आएगी। अगर ये कंसेंसस होती नजर आई तो पहले 3 पार्टियां ना एक ट्रक पे, आप समझ ले कंटेनर पे, तो मुझे ये जो PTI है ये भी कंटेनर पे आती हुई नजर आती है। अगर ये कोई मफामत का मामला ना हुआ, फिर हालात इस जगह पे चले जाते हैं कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं चीफ बना इसका जिरगे का, आपको पता है, और हम सारी पार्टियां थी जिसको मैं हेड कर रहा था, और मैं इमरान खान का साहब को मिला बहुत दफा, मैं नवाज शरीफ साहब को मिला, मैं कादरी साहब को मिला, और उस वक्त जो मैंने चीजें सारी देखी और देखने के बाद सबको इस बात पे कन्विंस किया कि ये लड़ाई का रास्ता नहीं है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और मैंने एक एग्रीमेंट करवाया जिसपे सबने दस्तखत किए, और आप पूछ लीजिए इमरान खान साहब से कि कितना एमिकेबली ठीक हो गया। आज भी अगर कोई आगे बढ़े, आगे इनिशिएटिव ले और इन चीजों को इकट्ठा करके एक ऐसा समा के पैदा करें जिसमें मुल्क के लिए कुछ बेहतर जा सके। अच्छा मलिक साहब, हमने समाप्त करना है प्रोग्राम को। अयाज सादिक साहब का बयान, आप नहीं समझते कि इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसका तस्करा इस तरह से पार्लियामेंट में खड़े होकर नहीं करना चाहिए, और ऐसे शख्स को कि जो खुद स्पीकर रहा हो, जिसको पता हो कि किस तरीके से क्या बात किस वक्त करनी है? मैं तो ये समझता हूं इन कैमरा जो बात होती है वो इन कैमरा होती है, उसके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को भी देखें, अब इदारे कैसे देखते हैं और खुद भी कैसे इसको देखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें किसी भी सूरत में कम वक्त में हमें इदारों पे किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। अब फॉरेन मिनिस्टर अगर ये बात की थी तो मेरा हाल बजाय, और एक चीज मैं ये भी बता दूंगा आपके, पाकिस्तान में हम कहते हैं कैमरा मीटिंग, जिस चीज को आपने बहुत पब्लिक करना हो उसको कह दो इन कैमरा है, क्योंकि मैंने बहुत सी मीटिंगें अपनी भी कमेटी करता हूं, तो जो कमेटी इन कैमरा होती है उसमें उस दिन जो रिपोर्टर होते हैं 100 होता है, नॉर्मल हालात में 40-50 होते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक चीज ठीक नहीं है, और मैं यही कहूंगा कि हमें आने वाले वक्त में पाकिस्तान को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं लाना, और जहां पे हमारी कोई कोताहियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, उनको सीधा करते हुए आगे चलना चाहिए। और वो लोग जो हमारे लिए शहादतें दे रहे हैं, वो लोग जो इस वक्त आपने देखा होगा सर्दियों में बैठे हुए हैं मोर्चों में और पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, उनके लिए हमारे अच्छे अल्फाज निकलना चाहिए। और ये भी मैं बता दूं, मैंने 5 साल इंटीरियर मिनिस्टर की सीएस से मैं उनकी जो एक लड़ाई है, एक वॉर है, उनका जो हिम्मत है, जो जिस तरीके से काम करते हैं, बड़ी करीब से देखा है। लिहाजा पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, आप देखिए हमारी इंटेलिजेंस हैज बीन ग्रेडेड एज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। यू कैन सी दी जो रिकॉर्ड, इंटरनेशनल रिकॉर्ड। अभी देखें यूके में जो मुकाबले हुए उसमें पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 पे आई। तो पाकिस्तान आर्मी के स्किल्स, पाकिस्तान आर्मी की वो प्रोफेशनल एबिलिटी जो है कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और उसका मुकाबला आपने देखा ही है, अगर जिस तरह बात चली थी मोदी जरूर हम पे आता, लेकिन उसको एक चीज ने रोका, हमारे न्यूक्लियर ने, हमारी आर्मी ने। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मलिक साहब, बिल्कुल आप प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है, थोड़ा सा ये फरमाइएगा कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना होगा और अब ऐसे नहीं होगा कि वोट खरीदे जाएं, चाहे फिर हमें उसमें कितना नुकसान हो। आपको क्या लगता है ये पॉलिसी कैसी है और सेनेट इलेक्शन में होगा क्या? देखें, बात यह है कि एक होती है बात कहने की, एक होती है करने की। और फाज साहब ये सवाल याद रखिएगा, मैं आपको इसका जवाब दूंगा मार्च में। बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है कि मार्च तक हालात ऐसे नहीं होंगे? जिस तरह मंडी लगती है ना, तो मंडी में जो खरीदो फरोख्त हो रही है, पता उसी की तो लगता है जब सामने हो। हमारी सियासत में अनफॉर्चुनेटली मंडी सिस्टम आ चुका है। मंडी सिस्टम को जमहूरियत में लाने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए वो मेरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, हिपोक्रेटिक
डेमोक्रेसी, जिसमें एक मिडिल क्लास को, एक गरीब आदमी को, एक वो बंदा जो मैसेज से ना वो सेनेटर बन सकता है, ना वो एमएनए बन सकता है, ना वो एमपीए बन सकता है, जिसके पास पैसा है वो जिंदाबाद। अच्छा, एक आखिरी क्विकली गरीब आदमी है, why not the educated people like you to be sitting in the Senate with us? Why? मलिक साहब, क्या एक मतलब? बिल्कुल आखिरी सवाल है, क्विकली जवाब दीजिएगा कि इमरान खान साहब अबूरी सूबा बनाना चाहते हैं, गिलगित को, बल्तिस्तान को, वहां पे बिलावल साहब भी मौजूद हैं, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? इलेक्शंस के तनाजुर में थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। देखें, इलेक्शन में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि वहाँ काम बहुत ज्यादा किया हुआ है, बस ये थे इंटीरियर मिनिस्टर, आई नो, मैंने वहाँ नादरा से लेकर पासपोर्ट ऑफिस से वो दिया, और हमारा वादा भी उनके साथ सूबा बनाने का था। हमने जो शुरुआत की वही चल रही है, आगे कोई कमी पेशी नहीं आई। मैं तो सिर्फ एक सवाल करता हूँ इस गवर्नमेंट से कि आप कहते हैं कि हम बड़ा साथ देना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए, ये सीपैक में आपने क्या रखा है उनको? स्वाय जो आपकी वायरिंग है वहां से जा रही है या रोड जा रहा है, चले आपने क्या दिया? मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो वो रहा भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन सी पार्टी उनके लिए काम कर रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है, और आई एम श्योर जो बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पे गए इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। चले, बहुत शुक्रिया। रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह।